टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है और मुझे विश्वास है आप परिवार सहित खुश होंगे, मस्त होंगे और सटीक रणनीति के तहत आप तैयारी कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हमने क्विज के माध्यम से संहिताबद्ध किया हुआ है या आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारी घटनाओं को आप समझ सके, उनके तथ्यों को आप समझ सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा, सही या गलत, कहां तक आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा और कहां तक ये आपको अनुपयोगी रहा है। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न क्या कर रहा है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बच्चों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी मंच है। दूसरा है कि आईएमसी की जो थीम है वो क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। यानी ये दोनों कथन अभी तक तो ठीक है। तीसरे की भी जांच कर लेते हैं। आईएमसी 2023 का जो लक्ष्य है वो है प्रमुख अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के डेवलपर, निर्माता, निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। ये भी बच्चों क्या है? कथन सत्य है। यानी ये तीनों जो कथन है 1, 2 और 3 सत्य है। आप ऐसे लिखेंगे और फिर आपका आंसर देखेंगे, यानी इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। विश्व पोलियो दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए कथन कारण वाले हैं तो आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना चाहिए, फिर विश्लेषण करना चाहिए ये जो डेटा दे रखा है या जो कथन दे रखा है वो सही है अथवा नहीं। देखिए क्या कह रहा है पहला जो कथन है, बच्चों की सुरक्षा के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये कथन सत्य है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के गले और आंतों में रह सकता है। यह भी कथन सत्य है कि जो पोलियो वायरस है वो गले में और आंतों में सर्वाइव कर सकता है और अस्वास्थ्यकर अर्थात हानिकारक परिस्थितियों में भोजन एवं जल से भी अनुबंधित कर सकता है, हो सकता है। बच्चों ये भी कथन आपका, यानी जो कथन संख्या 2 है वो दोनों क्या है? सही है अभी तक तो। और इस संक्रमित व्यक्ति के, या मतलब अगर कोई व्यक्ति पोलियो से संक्रमित है उसके मल या स्नूज के माध्यम से भी ये फैल सकता है। बच्चों तीनों के तीनों कथन ये भी सही है। इसका भी जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? बाल्टिक सागर में, गिनी की खाड़ी में, एड्रियाटिक सागर में और बंगाल की खाड़ी में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूरोपीय संघ और भारतीय नौसेना का ये पहला नौसेना अभ्यास है। ये जो हुआ है नौसेना अभ्यास, ये गिनी की खाड़ी में हुआ है। गिनी की खाड़ी कहां पर है? ये जिस आपका जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, यहां पर ये जो अटलांटिक महासागर है, तो ये जो एरिया है जो घाना के नीचे है, यानी घाना के जो नीचे है ये आपकी कौन सी? गिनी की खाड़ी है और यहीं पर ये अभ्यास हुआ है। प्रश्न में अगर देखा जाए तो बाल्टिक सागर भी है और एड्रियाटिक सागर भी है। ये दोनों के दोनों सागर भी ज्योग्राफी और करंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम चलिए तीनों का विश्लेषण करते हैं मैप के माध्यम से। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप, जहां पर ये संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। इधर देखेंगे तो हिंद महासागर आएगा। क्या आएगा? अफ्रीका महाद्वीप जो सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। तो यहां से ये पूछा जा सकता है। और अफ्रीका और एशिया के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका
लाल सागर है। क्या है बच्चों? लाल सागर है। ठीक है। अब आपके पास दो नक्शा है, जिसमें एक तो बाल्टिक सी दिखाई दे रहा है और दूसरे में आपको एड्रियाटिक सी दिखाई दे रहा है। एड्रियाटिक सी जो है वो आपका कहां पर है? इटली के पूरब में स्थित है। कहां पर है? इटली के पूरब में स्थित है। और एड्रियाटिक जो सागर है ये कई देशों को, जैसे अल्बानिया है जिसकी राजधानी तिराने है, ठीक है, मॉन्टेनीग्रो है, ठीक है, बोस्निया जो हर्जेगोविना है इसको टच करता है, ठीक है, क्रोएशिया को टच करता है और स्लोवेनिया को टच करता है और यहां पर आपको इटली को ये टच करता है। तो इस तरह से जो एड्रियाटिक सागर है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एड्रियाटिक सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहां साउथ में आयोनियन सागर है, योनियन सागर है और योनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच में स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो है और ट्रेंटो जल संधि है। क्या है? यही आपसे पूछा जा सकता है कि एड्रियाटिक सागर और यूनियन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है। तो बच्चों ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। साथ ही एड्रियाटिक सागर को स्पर्श करने वाले जो भी देश हैं उनको भी आपको याद करना होगा। अब बात कर लेते हैं बाल्टिक सी की है। बाल्टिक सागर है, यूरोप में है। ये आप देख रहे हैं तो स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला है जिसमें आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। तो जो आपका स्वीडन है और ये आपका फिनलैंड है, इसके बीच में बोथनिया की खाड़ी है और ये जो सागर है वो क्या है? बाल्टिक सागर है। अब बाल्टिक स्टेट की हम बात करें तो बाल्टिक स्टेट में 3 देश आते हैं। एक तो आता है एस्टोनिया। क्या आता है? एस्टोनिया आता है जिसकी राजधानी आपकी तल्लिन है। दूसरा आपका लाटविया आता है बच्चों, नक्शे में आप देख लीजिएगा। और तीसरा जो आता है वो आता है लिथुआनिया। ये कैसे है? ये बाल्टिक स्टेट है। बहुत बार पूछेगा ये प्रश्न में आयोग की परीक्षा में, तो ये आपको तीनों के तीनों देश याद होने चाहिए। ये ऊपर स्कैंडिनेवियाई देश दिखाई दे रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। यहाँ पर ये कैसा है? ये स्कैंडिनेवियाई देश है। अब बात आती है कि बाल्टिक सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला देश, ये आपका डेनमार्क है जो बाल्टिक सागर की पश्चिमी सीमा पर है। उसके बाद आपको यहां जो दिखाई दे रहा है बाल्टिक स्टेट में, ये आपका दिखाई दे रहा है जर्मनी। क्या? जर्मनी। फिर आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ इतना देश है, ये आपका पोलैंड है। और पोलैंड के बाद में ये छोटा सा आपका रूस का पार्ट है ना। और उसके बाद आपको लिथुआनिया दिखाई देगा, लाटविया दिखाई देगा, एस्टोनिया दिखाई देगा, फिनलैंड दिखाई देगा और ये भी रूस का ही पार्ट है। तो कौन कौन से देश हैं? अगर इधर से हम बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिर रसिया है, फिर आपका पोलैंड और आपका जर्मनी, डेनमार्क। इतने देश बाल्टिक सागर को स्पर्श करते हैं। यह आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने मतलब की बात कर लूं। आपके लिए भी इसमें फायदा है, आपके लिए भी टेस्ट सीरीज देना इसलिए जरूरी है। टेस्ट सीरीज का मामला यह है कि हमने टेस्ट सीरीज दी है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं, सटीक मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो आपको अपनी कमियों का और अपने स्तर का, अपनी तैयारी के लेवल का पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमारी संस्था ने ROER और ARO की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको टेस्ट सीरीज मात्र 2500 रुपए में मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा? 200 टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 200 टेस्ट मिलेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ये नहीं पहले से रिकॉर्डेड है, अभी हमारे लगातार बच्चे, हमारे जो वो लोग हैं, स्टाफ है, वो लगातार रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ताकि आप उस कंसेप्ट को समझें। साथ ही इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसके आप PDF इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़कर ही आप टेस्ट देंगे। तो आपको 80 से 90% प्रश्न तो यहीं से मिल जाएंगे
अगर आप पूरी तरह से उसको फॉलो कर ले तो, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं ऑलरेडी, जो मार्केट की सारी बुक्स हैं उनका सारा कलेक्शन है, तमाम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, मिलेगी कहां? आप प्ले स्टोर पे जाइए और टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर जब ऐप को खोलेंगे तो उसमें ये सारी हमारी सुविधाएं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। आप पे करके इस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहां पर भी लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारी जो टीम है, ये जो पेपर का जो लेवल है, करंट अफेयर्स का जो लेवल है, जैसे आपके एग्जाम में मिलेगा, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, लगभग है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, कथन कारण वाले भी प्रश्न है। तो इस तरह से आपको वही फीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, अगर इनको आप हल करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई अंतर मालूम नहीं पड़ेगा कि आयोग की परीक्षा में और हमारी टेस्ट सीरीज में कोई अंतर है। देखिए, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। ये कथन सत्य है। आधार क्षरण और लाभ के स्थानांतरण यानी वेस्ट इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्टिंग ढांचे के बावजूद भी 2022 में 1 ट्रिलियन का लाभ टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित हो गया। सही बात है। ये दोनों कथन क्या है, कहे गए हैं इस रिपोर्ट में, ये बात कही गई है, स्पष्ट रूप से कही गई है। आपका डेटा स्पष्ट रूप से सही दिया गया है। सीधा सीधा इसके कथन 1 और दोनों सत्य हैं, और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका सी हो जाएगा, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, ये प्री में या मेंस में आपको देखने को जरूर मिल सकता है, पीसीएस या यूपीएससी में। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। ये फैक्चुअल भी क्वेश्चन बन सकता है सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिंधु गंगा के मैदान और कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं। भारत के पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अगले 2 साल में भूजल की उपलब्धता का गंभीर संकट सामने आने की आशंका है। यह भी कथन सत्य है, दूसरा भी कथन सत्य है। इस रिपोर्ट में तीनों बातें खुल करके लिखी गई हैं, स्पष्ट रूप से भद्र रूप से ये बात कही गई है। स्वाभाविक के चौथे नंबर पर जाएंगे। अरावली के पर्वत के खनन से थार मरुस्थल के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेगिस्तान फैलने की संभावना व्यक्त की गई है। देखो, ये जो कथन है बच्चों, ये कथन है तो सत्य, लेकिन इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में इसका उल्लेख नहीं हुआ है, इसीलिए यह कथन प्रश्न की दृष्टि से, इस रिपोर्ट की दृष्टि से असत्य हो जाएगा, अर्थात यह हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लें कि अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत एक विभाजक का कार्य करता है। ये पश्चिम से आने वाली जो रेतीली हवाएं हैं, रेत है, उसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने से रोकता है। अगर इस पर अवैध खनन होता रहेगा, पहाड़ का जखीरा खत्म हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जो रेगिस्तान का जो विस्तार है, थार मरुस्थल का जो विस्तार है, फिर वो बढ़ेगा। हवाएं उस रेत को लेके आएंगी और उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या कर सकती हैं, रेतीला बना सकती हैं। तो यह कथन तो सत्य है, लेकिन ये इस रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर ये माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? अभी हाल ही में चर्चा में रही इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, देखिए ये आपका जो संपादकीय से उठाए हुए प्रश्न है, संपादकीय से बनाए हुए प्रश्न है, हमारी टीम के द्वारा ये बनाए गए हैं, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है और अखबार की संपादकीय से आप प्रश्न डायरेक्ट पूछने लगा है, इसलिए हमने इसको शामिल भी किया है। और इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। अभी मैंने बताया है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ये रिपोर्ट जारी करती है, अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी करती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में।
चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 7 दिखाई देता है। क्या कह रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा और राजकुमार राव। इसका जो राइट आंसर है, राजकुमार राव जो अभिनेता है, न्यूटन एक मूवी थी, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला, महत्वपूर्ण किरदार निभाया उन्होंने उसमें है, और भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। नेशनल आइकन क्या होता है? ये मतदाताओं को समझाता है, वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करता है, और अभी 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो स्वाभाविक है आइकन नियुक्त करते हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को, किसको? सचिन तेंदुलकर को भी आइकन नियुक्त किया था। तो लगातार जो निर्वाचन आयोग है, जो कि हमारी एक संवैधानिक संस्था है, ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें, इसी के प्रयास में ये नेशनल आइकन नियुक्त किए गए हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ठीक है, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और बाबर आजम। इनका जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या है आपका? वो है आपका ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां पर हैं? कहां के हैं ये बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, खिलाड़ी हैं, और मात्र 40 गेंदों में इन्होंने 40 गेंदों में ही अपना शतक लगा दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा इस साल के लिए। 9, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। एशियाई पैरा खेलों में भारत के सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, चीन है। और ये जो पैरा खेल हैं, ये 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? और भारत ने अपना पिछला रिकॉर्ड इसमें तोड़ दिया है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं शाम को देखूंगा कि कितने इस पे अवार्ड आए हैं, और विधिवत इसका बाकायदा हम वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट का कोई भी प्रश्न हो और भारत की उसमें भागीदारी हो तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण होता है। फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या भारत? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, लगातार 2 साल 3 साल में ये लगातार पूछा गया है। बेंगलोर, गुरुग्राम, लखनऊ और कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों गुरुग्राम। फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? यार ये महिला टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी अच्छी खिलाड़ी निकल के आई हैं, कोच भी अच्छे अच्छे बनाए जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन, अमोल मुजुमदार। इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया है? मुख्य कोच बनाया गया है। एक बात मैं जरूर बता दूं कि ध्यान रखिएगा, सफलता के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। एंजॉय के साथ तैयारी कीजिएगा और अच्छे गुरु, अच्छा दिशा निर्देशन, अच्छा मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए और निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यूट्यूब की दुनिया में बहना नहीं है आपको। हमारा नंबर आपके पास में है, कोई भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8604987816। मैं आपको मैसेज देख करके मैं कॉल भी कर सकता हूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैंने नौकरी से इस्तीफा देकर के मैं आपको पढ़ाता हूं और मेरे पास वेल सेटल्ड लाइफ को मैंने छोड़ करके ये कठिन मार्ग चुना है, ताकि बुंदेलखंड में बहुत से ऐसे बच्चे थे जहां जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो आप ही लोगों के लिए है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। कोई भी दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8604987816। अगला प्रश्न है 13 नंबर है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है?
आईआईटी मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर और कानपुर। इसका बच्चों आंसर है आईआईटी कानपुर। चूंकि यूपी से संबंधित मामला है तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। वैसे सबसे पुरानी आईआईटी बात करें तो खड़गपुर आईआईटी है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका क्या है, कानपुर में आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी तो है ही है, उत्तर प्रदेश का चिड़ियाघर भी है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी वहां पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो बिठूर है, कानपुर के पास में ही क्या है, बिठूर है, और यहीं पर पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्थापित किया गया था जब वो वहां से अंग्रेजों से हार गए थे और इन्हें यहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था बिठूर में। ये पूछा जा सकता है। ठीक, जो 13 ही देखिए 13 दो बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न देखिएगा फिलहाल तो। केंद्रीय कैबिनेट ने जामरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड है। पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। किस राज्य में किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका हरियाणा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल, मुझे लगता है ये प्रश्न आपको मिल सकता है, इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? अजय सिन्हा, राहुल कुमार, सिद्धार्थ बाबू और अमित आनंद। बच्चों इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ बाबू। इन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SS1 में क्या है, इवेंट में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। इसका मैं बाकायदा एक बेहतर वीडियो बनाऊंगा खेल का, निश्चित रहिएगा आप उसमें। प्रश्न संख्या हम 16 की तरफ चले तो मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान सिकंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अल सुल्तान इब्राहिम और इनमें से कोई नहीं। फैक्चर क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर है, आपको ये याद कर लेना है और अपने नोट्स में उसे लिख देना है। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? यह एक सहायक निकाय है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। भारत इस फोरम का संस्थापक सदस्य है। ये भी दोनों कथन सत्य है। इसको संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 2007 में स्थापित किया गया, यही गलत है, ये 2005 है। तो कथन कौन सा होगा? एक और दो सही होगा। कहां है आंसर? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 18 क्वेश्चन, हॉलडे डार्क स्काई रिजर्व बहुत चर्चा में है, लगातार इस पर आर्टिकल्स आए हैं, न्यूज में छाया हुआ है। यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, विशेषकर यूपीएससी, पीसीएस में, आरओआरओ में। भारत का पहला नाइट स्काई रिजर्व है, फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, सत्य है। यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर है, यह भी सत्य है। यह एक भारतीय खगोलीय वेधशाला है जिसको अभी हाल ही में अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव में स्थापित किया गया है। बच्चों यही गलत है, यह दक्षिणी ध्रुव में स्थापित नहीं है। एचडीएसआर का लक्ष्य खगोलीय अनुसंधान के लिए प्राचीन अंधेरे आसमान को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र में मानव निर्मित प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करना है। बिल्कुल एक्यूरेट बात सही है। तो अब आपका इसमें कथन 1 और 3 सही है, हमने ऐसे नोट कर लिया। अब इसको हम देख लेंगे कहां है, तो इसका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से लिख करके जब लोगे तो गलत नहीं होगा, गारंटी इस बात की। आपको ऐसे ही एनालिसिस करके लिखना है, फिर उसको मैच करना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको परफेक्ट भरने में गलती नहीं होगी और कथन कारण में भी गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। 25/25 लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये निम्नलिखित में से किस संस्था की पहल है? यूएनएफ यानी यूएनईपी, UNFCCC, WHO और नीति आयोग। तो इसका बच्चों ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए WHO है। इनके बारे में अच्छी तरह से, इन संगठन के बारे में अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। संगठन के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। अटलांटिक मैरी डेनियल ओवर टर्निंग करंट AMOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट है जो उत्तर में गर्म पानी और दक्षिण में ठंडा पानी ला करके अटलांटिक महासागर के भीतर पानी का संचार करती है। ये कथन कंसेप्चुअली ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी ये कथन तो आपका सही है। एएमओसी परिसंचरण जो है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गर्मी लाता है, यानी मौसम में उष्णता लाता है, ये भी कथन सही है। और समुद्री जीवन के लिए ये पोषण भी प्रदान करता है, ये भी कथन इसका बच्चों सही है। अब 2023 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट एंट्रिंग अनचार्टेड टेरिटरी से संकेत मिलता है कि एएमओसी चरम बिंदु को पार कर सकता है और 2025 और 2019 के बीच में ये ढहना भी शुरू कर सकता है। ये भी कथन बच्चों बिल्कुल सत्य है, इस जो रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो सीधा सीधा इसका हम आंसर डी लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करें तो 21 की तरफ चलते हैं। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी तट आर्थिक गलियारा भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है, यह कथन सत्य है। यह उत्तर से दक्षिण में कोलकाता से कन्याकुमारी तक चलती है, यानी यहां से यहां तक है, यह भी सही है। न्यू डेवलपमेंट ने गलियारे के निर्माण को कवर करने के लिए ऋण दिया है, यह कथन गलत है। दो कथन सही है, इसे न्यू डेवलपमेंट ने नहीं बल्कि एडीबी अर्थात एशिया डेवलपमेंट बैंक ने इसको ऋण दिया है। तो आपका कथन 1 और 2 यानी ए आपका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो बच्चों इसके बारे में जानना बहुत आपको जरूरी भी है, क्योंकि इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 68 वर्तमान में इसके 68 सदस्य देश हैं, 49 एशियाई देश है, भारत भी इसका मेंबर है। इसमें 5 बड़े सबसे बड़े देशों को अगर देखा जाए तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो धनराशि है वो 15.6%, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4, भारत की 6.3 और ऑस्ट्रेलिया की आपकी 5.8% है, ठीक है। और इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो बच्चों इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी। पहले इसका नाम ब्रिक्स बैंक था, अब क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये एक वैधानिक स्थिति यानी लीगल स्टेटस के रूप में देखा जाए तो बच्चों ये एक संधि के माध्यम से अस्तित्व में आया है और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती संस्थाओं में ढांचागत डेवलपमेंट के लिए, उसकी परियोजनाओं के लिए ये आर्थिक जो मदद है वो उपलब्ध कराता है। और मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अगर सदस्य देखिए बात देखें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, बांग्लादेश, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य देश बने हुए हैं। अभी हमारा ऑफलाइन भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो 2 अक्टूबर से नया बैच हमारा स्टार्ट होने 2 नवंबर से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो स्पेशली आरओ और एआरओ, ठीक है, और एपीएस को फोकस किया हुआ है। और 5 नवंबर से यूपी पीसीएस 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये ऑफलाइन बैच है, आप चाहे तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपके लिए हम पूर्ति कर सकते हैं और इस वीडियो में नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नावली और टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।